डियर फ्रेंड्स, मैं सियाराम मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BSR हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर जनरल हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान के लिए अपना जो टॉपिक है वह है भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी एक महाभारत की सांझ। महाभारत की सांझ नामक जो एकांकी है, इसको समझने से पहले सर्वप्रथम हमें एकांकीकार का परिचय जानना आवश्यक है। एकांकीकार के परिचय के विषय में जो मुझे जानकारी है, मैं कहना चाहूँगा कि भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ और देहावसान 1975 ईस्वी में हुआ। 7 सप्तक के कवियों में अग्रणी भारत भूषण अग्रवाल का रचना संसार बहुत व्यापक है। वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार आदि के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल है, उनकी जो साहित्यिक जगत में जो पहचान है वो उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और कवि के रूप में है। उन्होंने अनेक उच्च संस्थानों में कार्य किया। आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी रहे तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली के उप सचिव रहे। यानी वो लेखक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार होने के साथ, निबंधकार होने के साथ साथ वो आकाशवाणी में भी काम किया। उन्होंने साहित्य अकादमी में भी रहे, नई दिल्ली में उप सचिव के पद पर। उन्होंने प्रतीक पत्रिका में भी कार्य किया और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका मैं आपके समक्ष वर्णन करना चाहूंगा। काव्य संग्रह के बंधन, छवि के बंधन, जागते रहो, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, बहुत बाकी है, नाटक, पलायन, सेतुबंध, अग्निलीक और खाई बढ़ती गई, युग युग या 5 मिनट उपन्यास के रूप में देखते हैं। लौटती लहरों की बांसुरी कहानी संग्रह के रूप में देखते हैं तो आधे आधे जिस्म ललित निबंध के रूप में देखते हैं इनका, तो लीक अलीक और आलोचना के रूप में देखते हैं, तो प्रसंगवश कवि की दृष्टि, हिंदी उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव। अग्निलीक उनका एक काव्य नाटक है। अग्निलीक उनके कई नाटक और एकांकी हैं, आकाशवाणी से प्रसारित हुए हैं। भारत भूषण अग्रवाल अपने समय के महत्वपूर्ण रचनाकारों में रहे हैं। ये साहित्यकार का मैंने आपके समक्ष परिचय दिया। अब मैं बात करूंगा आपके समक्ष कि आपके पाठ्यक्रम में जो एकांकी है महाभारत की सांझ, इसमें साहित्यकार ने क्या वर्णन किया है, क्या विषय वस्तु है। भारत भूषण अग्रवाल ने अपने एकांकियों में कहीं अतीत और पौराणिक संदर्भों को आज की विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर विचित्रित किया है। यानी महाभारत की जो सांझ एकांकी है, इसमें साहित्यकार ने अपनी साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुकूल ही ये वर्णन करना चाहा है कि हमारे जो ऐतिहासिक पौराणिक जो ग्रंथ हैं, जो संदर्भ हैं, उनमें जो कुछ विसंगति रही हैं, उनके माध्यम से वो वर्तमान परिदृश्य को क्लियर करना चाहते हैं। तो कहीं समकालीन अनुभवों से संबद्ध कर नया रूप प्रदान किया गया है। यानी उनसे कोई न कोई सीख हमें अवश्य मिलती है। महाभारत की सांझ का मतलब संध्या, इनका विशेष ख्याति प्राप्ति एकांकी है। इसकी कथा वस्तु का आधार पौराणिक घटना है। पौराणिक घटना से तात्पर्य है हमारे जो पुराणों पर आधारित जो घटनाएं हैं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था भारत में, वो हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ही हम उसको मानते हैं और पौराणिक घटना को आधार बना करके ही इस महाभारत की सांझ नामक एकांकी में कथा वस्तु दी गई है। लेकिन एकांकीकार ने उसे समकालीन दृष्टि से देखा है। समकालीन से तात्पर्य है जिस युग में साहित्यकार जीता है, जब वर्णन करता है
मद्देनजर रख करके साहित्यकार ने इस एकांक की रचना की है और चित्रित किया है। क्या चित्रित किया है कि दुर्योधन की मन स्थिति को आधुनिक जीवन मूल्यों के संदर्भ में विश्लेषित करने में एकांककार ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। कि दुर्योधन के मन में जो एक भाव थे, मन स्थिति थी कि वो क्या चाहते थे, किस तरह की उनकी सोच थी, विचारधारा थी, उसी को आधार बना करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की है कि आज भी समाज में ये स्थिति है। इस एकांकी में दुर्योधन महाभारत कालीन दुर्योधन नहीं बल्कि आज का कोई प्रखर बुद्धि व्यक्ति लगता है जो अपनी समस्त कर्मों अकर्मों का औचित्य सिद्ध करते हुए उसे सटीक प्रमाणित करता है, क्योंकि उन सब का लक्ष्य परपीड़न नहीं, आत्मरक्षा है। दुर्योधन को इतिहास एक खलनायक की भूमिका में प्रस्तुत करता रहा है, लेकिन एकांककार ने सत्य और असत्य तथा भले और बुरे की रूढ़ मान्यताओं का जस का तस स्वीकार न कर बलपूर्ण ढंग से विश्लेषित किया है। और इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष को भी पहली बार रेखांकित किया गया है। यही इस एकांकी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी दुर्योधन में भी एकांककार ने उनके चरित्र में भी कुछ अच्छाइयां देखी हैं, उनका पक्ष लिया है। पांडवों के प्रहारों से बचने के लिए दुर्योधन द्वैत वन के सरोवर में छिपकर बैठ जाता है। आखेटकों से जानकारी मिलने पर युधिष्ठिर और भीम उसे युद्ध हेतु ललकारते हैं और गदा युद्ध में कृष्ण के संकेत पर भीम उसकी जांघ पर गदा का प्रहार कर दुर्योधन को धराशायी कर देता है। मरणासन दुर्योधन को सांत्वना देने हेतु युधिष्ठिर उसके समीप जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यही वह अन्याय धर्म अधर्म के महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत कर उन्हें विश्लेषित करता है और अपना पक्ष सशक्त प्रकार से पेश करता है। और अनंत चिर निद्रा में लीन हो जाता है। चिर निद्रा का तात्पर्य है सदा सदा के लिए वो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यहां किया गया तर्क वितर्क दुर्योधन की न्यायप्रियता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को नए आयामों के साथ उजागर कर जाता है। इस प्रकार दुर्योधन की एक सहज मनुष्य के रूप में प्रस्तुति महाभारत की सांझ नामक एकांकी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। रंगमंच पर मंचन करने की दृष्टि से भी एकांकी को सहज रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी नाटक और एकांकी के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें रंगमंच भी एक तत्व है। रंगमंच की कसौटी पर भी महाभारत की सांझ नामक एकांकी खरी उतरती है। रंगमंच पर इसका अभिनय सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसकी वस्तु में गतिशीलता और नाटकीयता की प्रचुर मात्रा इसे सफलतम एकांकियों की कतार में रख देती है। यानी इसमें पूरी नाटकीयता है। नाटकीयता से तात्पर्य है कि नाटक के अंदर जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व इस एकांकी में मौजूद हैं। अभी मंचन की एक शैली होती है, अभिनय करने की जो स्थिति होती है वह महाभारत की एकांकी में पूर्णतः परिलक्षित होती है। इसकी जो कथा है एकदम गतिशील है, नाटकीयता के भाव से ओतप्रोत है। महाभारत की सांझ जो एकांकी है इसका जो महत्वपूर्ण पात्र इसमें जो बताया गया है दुर्योधन के चरित्र को साहित्यकार ने, एकांकीकार ने नए रूप में प्रस्तुत किया है। साहित्यकार ने समकालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दुर्योधन में कुछ नई खूबियां या दुर्योधन के माध्यम से कुछ नई खूबियां ढूंढने का प्रयास किया है, जिसको भारत भूषण अग्रवाल ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, जो पाठकों में एक नई सोच, नई विचारधारा, नई चिंतन, नया दृष्टिकोण, नया शोध करने की एक भावना विकसित करता है। इस प्रकार से
महाभारत की सांझ नामक जो एकांकी है भारत भूषण अग्रवाल की सफलतम एकांकियों में मानी जाती है। इन विचारों के साथ ही मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।